हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का हमारा जो ये सेशन है ये करंट अफेयर बेस्ड सेशन है। उम्मीद करती हूं कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न क्या आता है, अपने पहले प्रश्न में जाएंगे और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो भारतीय संविधान कल्याणकारी राज्य का प्रावधान करता है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो क्यों कह सकते हैं कि इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं, मौलिक कर्तव्यों में किया गया है, भारतीय न्यायपालिका में किया गया है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में किया गया है, मौलिक अधिकारों में किया गया है। तो बच्चे देखिए, भारतीय संविधान कल्याणकारी राज्य का प्रावधान करता है, इसका जो ये उल्लेख है ये बेसिकली कहाँ मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। इसका जो उल्लेख मिलता है, ठीक है, वो कहाँ पे मिलता है ये मैं आपको बताना चाहूंगी। इसका उल्लेख याद रखेंगे, इसका जो उल्लेख मिलता है, ठीक है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के में आपको इसका क्या मिलेगा, उल्लेख मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके गाइस, तो इसका संविधान में कहाँ पे मिलता है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसका उल्लेख मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अगर मैं बात करती हूँ तो ये कहाँ पे आप पढ़ते हैं, तो ये संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। कितने में, भाग 4 में दिए गए हैं। 36 से लेकर 51 तक इन्हें मतलब वो किया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो संविधान के भाग 4A में, ठीक है, संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, दैट इज मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को संदर्भित किया गया है, जो संविधान के आर्टिकल्स 51A में आते हैं, यानी कि अनुच्छेद 51A में इन्हें लिखा गया है। ठीक है, तो 51A में इन्हें लिखा गया है। मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करती हूँ तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में मिलते हैं, और यह अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 36 तक इन्हें डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 36 तक इन अधिकारों को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके अंदर 6 मौलिक अधिकार आपको मिल जाते हैं, 6 मौलिक अधिकार, जिसमें से कि कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अस्पृश्यता का अधिकार। ठीक है, तो याद रखिएगा, अस्पृश्यता का अधिकार, अस्पृश्यता का जो अधिकार है बेटा याद रखिएगा, यह संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है, यानी कि राइट टू अनटचेबिलिटी। राइट टू अनटचेबिलिटी संविधान के आर्टिकल कितने में दी गई है, राइट टू अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में दी गई है। इसके साथ साथ आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बच्चों को समझ नहीं आता कि दोनों में भेद क्या है। तो आर्टिकल 15 और 17 काफ़ी कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 15 क्या करता है, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये किसके विरुद्ध अधिकार है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या होता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन फेस किसी भी फेसेस में हो सकता है, रंग रूप जाति लिंग इन सभी बेसिस पर ये एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15 में दिया गया है, बल्कि अस्पृश्यता का जो अधिकार दिया गया है यह आर्टिकल 17 में दिया गया है। राइट, तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 से संबंधित है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल और है, दैट इज आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है ये कहता है कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के समक्ष समानता की बात करता है। ठीक है, समक्ष समानता की बात करता है आर्टिकल 14, यानी कि कानून हर किसी के लिए एक बराबर है, फिर वो ऊंचा है, नीचा है, बड़ा है, छोटा है, सभी के लिए कानून की क्या है, कानून की एक ही प्रक्रिया है और कानून सभी के लिए एक बराबर है। तो ये किस में दिया गया, आर्टिकल 14 में इसे उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो कानून सबके लिए एक समान है, ये आर्टिकल 14 में उल्लेखित है। तो ये क्या है, आर्टिकल 14। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब जब हमने 14 कर लिया, 17 कर लिया, 15 भी कर लिया, तो मैं आपको बता दूं संविधान का आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 जो है ये समानता का अधिकार की बात करता है। समानता के
अधिकार की बात करता है, जिसमें आपको याद रखना है आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है, कानून के समक्ष अधिकार। ठीक है, तो कानून के समक्ष अधिकार से आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 15 भेदभाव से संबंधित है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि किसी प्रकार का भेदभाव रंग, रूप, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं इनसे संबंधित है। ठीक है, तो ये भेदभाव से रिलेटेड अधिकार है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा सकता, तो उन सबसे संबंधित है। तो आर्टिकल 14 से 18 जो समानता का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 14 में ये मतलब कानून के समक्ष अधिकार है। आर्टिकल 16 में क्या दिया गया है, ये बोलता है कि समान अवसर की स्वतंत्रता। समान अवसर की स्वतंत्रता क्या होती है, यानी कि जो भी सार्वजनिक अवसर निकलते हैं, सार्वजनिक अवसर यानी कि जो भी पब्लिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो पब्लिक अपॉर्चुनिटी टू बी फॉर ऑल, वो सभी के लिए हैं। तो ये कानून के लिए सार्वजनिक समानता की बात करता है, यानी कि हर किसी के लिए, ठीक है, एक समान अवसर हैं, चाहे वो किसी भी नौकरी में काम कर रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ किसकी, अगर मैं इसके अंडर बात करूँगी गाइस, तो देखिए इसमें कानून की जितनी भी देखिए गवर्नमेंट जॉब आप आती हैं, उन सभी गवर्नमेंट जॉब्स में आपने देखा होगा सभी को एक समान अधिकार होते हैं, हर कोई व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ही पर्टिकुलर लोग उसे फॉर्म भरेंगे, सब लोग फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा तो नहीं होता गवर्नमेंट एग्जाम में। तो इसीलिए उसके अधिकार की बात करता है। 17 में अस्पृश्यता होती है, छुआछूत, अनटचेबिलिटी। लाइक आप क्या कह रहे हैं, देखिए हर व्यक्ति छुआछूत का, इसके हाथ से अब पानी नहीं पीऊंगा, ये छुआछूत है। तो इन सबके अधिकार से संबंधित आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का उन्मूलन करता है। क्या करता है, उपाधियों का उन्मूलन करता है, उन्मूल्यन। ठीक है, तो ये उपाधियों का उन्मूलन करने का अधिकार है। ठीक है, तो उपाधियों का उन्मूलन यानी कि टाइटल्स का एबोलिशन करता है। टाइटल्स का क्या करता है, एबोलिशन करता है, यानी कि जो भी टाइटल्स वगैरह हैं उन्हें एबोलाइज करने का काम करता है। तो ये होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो गाइज यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य किसी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति का निर्माण करना है जिसके तहत नागरिक एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। डीपीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इसका क्या वो है कि एक सामाजिक लोकतंत्र को स्टेबल करने के माध्यम से बेसिकली ये किया जाता है। ठीक है, ओके, तो ये याद रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो प्लीज़ टेल मी गाइस कि नहीं समझ आया या वट एवर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है जिसको कोई भी चीज़ अगर क्लियर नहीं हुई, सो टेल मी गाइस। ओके, तो आप पूछ लें। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों में मूव आउट करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रोजगार लोच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोजगार लोच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो रोजगार लोच के संबंध में, अब रोजगार लोच क्या होती है, यानी कि रोजगार के कितने प्रतिशत हो रखे हैं। रोजगार लोच आर्थिक विकास में 1% अंक के परिवर्तन से जुड़े रोजगार में प्रतिशत परिवर्तन का उपाय है। जब रोजगार लोच 1 होती है तो रोजगार आर्थिक विकास के समान गति से बढ़ता है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे आपका क्या है कि एक यह दिखाती है कि रोजगार आर्थिक विकास के समान गति से बढ़ रहा है। ठीक है, तो आर्थिक विकास के समान गति से बढ़ रहा है, तो पहला क्वेश्चन एकदम सही है। रोजगार लोच पे 1% बिंदु परिवर्तन से जुड़े रोजगार के परिवर्तन का एक वो है, रोजगार प्रतिशत से जुड़े। तो यहाँ पे क्या कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन डेफिनेटली गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और दूसरा भी। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगी, जैसे कि अभी रिसेंटली ही गूगल के द्वारा, ठीक है, गूगल को तो आप जानते ही हैं आप सभी, अभी रिसेंटली गूगल के द्वारा क्या किया गया था, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, दैट इज प्रोजेक्ट वाणी। ठीक है, क्या चलाया गया, प्रोजेक्ट वाणी चलाया गया। अब ये प्रोजेक्ट वाणी क्या है, देखिए अगर मैं अपने देश की भाषाओं की बात करूं तो मेरे पूरे देश में 22 भाषाएं यानी कि 12 शेड्यूल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, टोटल 22 भाषाएं बोली जाती हैं। पहले ओरिजिनली अगर मैं बात करती हूँ तो स्टार्टिंग में ये 18 लैंग्वेज थी, बाद में इनमें 4 लैंग्वेज और जोड़ी गई। कौन कौन सी 4 जोड़ी गई थी, तो एक बेटा सेंथली जोड़ी गई थी, एक मैंथली जोड़ी गई थी, मैंथली, और एक डोगरी जोड़ी गई थी, और एक बोडो जोड़ी गई थी।
तो ये क्या करी गई थी, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, तो पहले 18 लैंग्वेजेस थी, बाद में इसमें 4 भाषा और जुड़ी। तो करंट में कितनी भाषा हो गई, ये 22 भाषाएं हो गई। कितनी भाषाएं हो गई, ये 22 भाषाएं हो गई। तो सेंथली, मैथिली, डोगरी और बोडो। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, तो सेंथली, मैथिली, डोगरी और बोडो 22 भाषाओं का जो है समागम है हमारे देश में। अगर देखा जाए तो अगर मैं अपनी कंट्री की बात करती हूँ तो हमारे देश में इन 22 भाषाओं के अलावा भी और कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी बोलियां हैं, है ना, बोलियां वगैरह हैं। तो इन 22 लैंग्वेजेस के डिफरेंट भी काफ़ी सारी भाषाएं भारत के अंदर बोली जाती हैं। ठीक है, अब आप फिर ये समझ नहीं पाते ये कौन सी भाषा है। तो प्रोजेक्ट वाणी एक्चुअली इसीलिए है। इस प्रोजेक्ट वाणी के तहत क्या किया जा रहा है, हमारे देश में बोली जाने वाली जितनी भी बोली वगैरह हैं इन सबको कैप्चर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कैप्चर किया जा रहा है, जितनी भी नॉर्मल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए टोटल टाइम पीरियड क्या है, 3 ईयर्स के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इसके लिए गूगल की जो हेल्प कर रहा है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा, ठीक है, ये हेल्प की जा रही है। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्लस आर्ट पार्क भी इसमें मदद कर रहा है। कौन कर रहा है, आर्ट पार्क। आर्ट पार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल, याद रखेंगे, आर्टिफिशियल रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक इंटेलिजेंस, रोबोटिक पार्क। ठीक है, तो ये आर्ट पार्क की फुल फॉर्म होती है। तो आर्ट पार्क भी इसमें कंप्लीट मदद कर रहा है। ओके गाइस, तो अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट और चला था, अगर आपको पता हो तो, दैट इज़ प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 किस चीज़ से रिलेटेड है, ये INS वगीर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये INS वगीर से रिलेटेड है। एक्चुअली भारत ने इस बार क्या है कि 6 प्रकार की स्वदेशी पनडुब्बी बनाने का निर्णय लिया था, जिसमें कि ये 5वीं पनडुब्बी है जिसे नेवी को हैंडओवर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, INS वगीर। इसके साथ साथ अभी भारत कंप्लीटली स्वदेशी चीज़ों पर अपना फोकस दे रहा है। स्वदेशी चीज़ों में अगर मैं बात करती हूँ गाइस, तो आयात की अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, दैट इज़ आयात की। तो स्वदेशी चीज़ों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आयात को बंद करना। तो भारत आयात को बंद करने के लिए हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, करंट में कौन है रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने 100 आइटम्स के, याद रखिएगा, 100 आइटम्स के आयात पर बैन लगा दिया है। ठीक है, तो 100 आइटम्स के आयात पर क्या कर दिया है, बैन लगा दिया है बाय द रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री के द्वारा ये बैन लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन आता है, नृत्य व गायन शैली थुलल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, नृत्य और गायन शैली के थुलल के संदर्भ में कौन सा सही है। यह हास्य व्यंग और सामाजिक आलोचना का प्रतीक है। मतलब इसमें बहुत सारे हास्य व्यंग होते हैं और सामाजिक चीज़ों की आलोचनाएं वगैरह भी की जाती हैं जिनकी। इसमें ठीक है, मृदांगम तथा थोपी, मदलम और झांझ जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कलाकार की वेशभूषा और श्रृंगार कथकली कलाकारों जैसा होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये किससे जुड़ा हुआ है। तो गाइस अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये पहला कि ये हास्य व्यंग और सामाजिक आलोचना के प्रतीक होते हैं, पहला एकदम सही है। इसमें मृदंगम तथा थोपी, मदलम और झांझ जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। इसमें कलाकार की वेशभूषा और श्रृंगार कथकली कलाकार के जैसा ही होता है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों एकदम सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें मृदंगम और थोपी, मदलम जैसे वाद्य यंत्रों का यूज़ किया जाता है। जो वेशभूषा ये कलाकार पहनते हैं कथकली के कलाकारों जैसा होता है। यहाँ पे आप ये फोटो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक फोटो है। तो ओटन थलाल 18वीं शताब्दी में कवि कुंचन नबियार द्वारा शुरू किया गया था, एक व्यंग्यात्मक कला रूप है। इसे केरल के मंदिरों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पौराणिक कथाओं को जीवित करने के लिए छंदों में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद आता है, हाल ही में केरल ने इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। एक बच्चे अभी रिसेंटली कुछ ही समय पहले धनु यात्रा भी आयोजित की गई थी। ये धनु यात्रा जो करी जाती है ये उड़ीसा से शुरू हुई है। ठीक है, उड़ीसा में एक्चुअली जब हमें आज़ादी मिली थी तो आज़ादी के उत्साह मनाने के लिए ये आज़ादी का जो उत्साह था उसे मनाने के लिए एक धनु यात्रा शुरू करी गई थी, जिसमें कृष्ण और कंस के जो प्रसंग हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, कृष्ण, ठीक है, प्लस कंस। ठीक है, इनके जो प्रसंग हैं, ठीक है, तो इनके जो प्रसंग हैं ये क्या किए जाते हैं, ये प्रस्तुत किए जाते हैं।
कृष्ण जी के और कंस जी के प्रसंगों को इसमें रखा जाता है। तो ये ओडिशा में, ठीक है, उड़ीसा में स्टार्ट किया गया था। उससे लेकर आज तक ये उड़ीसा की सबसे बड़ी धनु यात्रा है। ये ना सिर्फ ये उड़ीसा की बाकी ये बाकी देशों की भी सबसे बड़ी मतलब ये धनु यात्रा में से एक यात्रा है। सो वेल गाइज, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी एनी क्वेश्चंस एंड डाउट, सो प्लीज टेल मी, नहीं समझ आया या वट एवर आपके, ओके। तो यहाँ तक दो डेफिनेटली समझ आ ही गया होगा। तो किसी को यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होना चाहिए या होगा, ठीक है। तो ये सबको क्लियर होगा, ठीक है, राइट गाइज। तो चलिए ये आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के गोल्ड श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है। डिजिटल इंडिया 2022 के गोल्ड श्रेणी से तो प्रणाम मंजूषा सीबीएसई को, प्रबल आईआईटी मद्रास को, प्रखर इंफोसिस को, ठीक है। तो किससे बेसिकली किया गया है, तो ये जो किया गया है तो यहाँ पे है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 गोल्ड जीता है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बोर्ड को प्रदान किया गया। सीबीएसई ने राजनीतिक आर्थिक विकास श्रेणी के लिए डाटा शेयरिंग के और उपाय में यह पुरस्कार जीता है। आपको मैं बता दूं, अभी रिसेंटली हमारे देश में कुछ बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं भी चल रही हैं, जैसे कि एक है बाइंड। बाइंड की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, बाइंड की फुल फॉर्म होती है ब्रॉडकास्टिंग, याद रखिएगा, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म होती है किसकी, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। ये जो फुल फॉर्म होती है ये बाइंड की बेसिकली फुल फॉर्म है। बाइंड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है, जो प्रसार भारती, ठीक है, ये प्रसार भारती या डीडी न्यूज़ वगैरह जो होती हैं इन सभी को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रसार भारती, डीडी न्यूज़ वगैरह को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। एक्चुअली ये जो बाइंड स्कीम है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बाइंड स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो ये जो बाइंड स्कीम है, ठीक है, प्रसार भारती, डीडी न्यूज़ वगैरह के इन चीज़ों को ये क्या करा जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं प्रसार भारती प्लस डीडी की, तो इस योजना का जो एक्चुअली जो टोटल आउटले बजट है वो तकरीबन कितना है, इसका जो टोटल बजट है वो इस स्कीम के लिए 2500 करोड़ रुपए का टोटल इसके अंदर बजट लगना है। पर लेकिन एक्चुअली आईटी मिनिस्ट्री जो है, आईटी मिनिस्ट्री को जो बजट दिया गया है सरकार के थ्रू, आईटी मिनिस्ट्री ने सरकार को टोटल बजट 1100 करोड़ को दिया और ये बाइंड स्कीम के लिए टोटल जो लागत है वो 2500 करोड़ की है। तो इसीलिए रिसेंट सर्कमफ्रेंसेस को देखते हुए 600 करोड़ रुपए का इसमें बजट पास किया गया है फॉर द बाइंड स्कीम, ओके। तो बाइंड स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 600 करोड़ का बजट प्रेजेंट किया गया है, पास किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इसके बाद ये भी याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट 75 किससे रिलेटेड है, तो ये आइनस वगीर से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट 75 किससे रिलेटेड है, आइनस वगीर से रिलेटेड है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि प्रोजेक्ट वानी किससे संबंधित है, तो जो प्रोजेक्ट वानी है, प्रोजेक्ट वानी किससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट वानी रिलेटेड है बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ तो प्रोजेक्ट वानी जो रिलेटेड है ये मतलब लैंग्वेजेस से, इंडियन लैंग्वेजेस, जो कि आपको बहुत कुछ 1-2 साल के बाद आपके मतलब गूगल पे सभी आपको आपके देश, आपके राज्य की सभी स्थानीय बोलियां भी आपको गूगल पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट वानी उसके लिए तैयार किया गया, ठीक है। अभी साथ ही साथ त्रिक्षेत्रीय त्रिक्षेत्रीय ठीक है, तो ये त्रिक्षेत्रीय अभी एक्सरसाइज की गई थी, ये कहाँ पे की गई थी, तो ये त्रिक्षेत्रीय एक्सरसाइज नॉर्थ बंगाल में की गई थी, याद रखिएगा, नॉर्थ बंगाल में की गई थी। किस किसने की थी, तो ये थल सेना, याद रखिएगा, थल सेना, वायुसेना प्लस CAPF की थी ये, ठीक है। तो थल सेना, वायुसेना और CAPF के थ्रू ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कुछ ही समय पहले करी गई है। तो वेल गाइज, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, इतना मुझे उम्मीद लग रही है कि ये तो क्लियर हो ही जाना चाहिए और आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ओके गाइज। तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। तो थोड़ा सा अभी हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए, तो चलिए लेट्स मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसके पहले कीबोर्ड की अग्रणी आईटी पहल डिजिटल एकेडमी रिपोजिटरी परिणाम मंजूषा को गोल्ड श्रेणी के लिए चुना गया था। परिणाम मंजूषा आईटी विभाग सीबीएसई द्वारा प्रकाशित और क्रियान्वित रिजल्ट डेटा के एकल स्रोत के रूप में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन रिपोजिटरी है। तो यहाँ पे अगला आता है, साथ ही ये NEGD के डिजी लॉकर के साथ एकीकृत है। इसमें पिछले 22 वर्षों के लिए बोर्ड परीक्षा और पिछले 5 वर्षों के लिए CTET परीक्षाओं का रिजल्ट डेटा उपलब्ध है। परिणामों के साथ अंक पत्र, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, प्रवासन प्रमाण पत्र, कौशल प्रमाण पत्र जैसे डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज भी डाउनलोड के लिए इस पर उपलब्ध आपको मिल जाएंगे। Okay guys, the next question is that हाल ही में चर्चा में रहे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को किसके द्वारा जारी किया गया? नाबार्ड के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, सेबी के या आरबीआई के? तो हाल ही में चर्चा में रहे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को यानी कि CGBS को किसके द्वारा जारी किया गया? तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स एक्चुअली क्या होते हैं? ये सरकारी प्रतिभूतियां होती है जिन्हें GSEC कहा जाता है। GSEC का मतलब G स्टैंड फॉर द गवर्नमेंट और सेक का मतलब सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जारी की जाती हैं। देखिए, कई बार इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है और कई बार इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन होती है। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जारी किया जाता है। तो चर्चा में रहे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नाबार्ड के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, सेबी के, आरबीआई के। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को जो जारी किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को हमेशा याद रखिएगा ये आरबीआई के द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। मैं अगर आपसे गाइज यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करती हूँ तो कुछ चीज़ें हमें जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 1934 में 1935 में स्टार्ट हो गई थी। कहाँ पर? कोलकाता के अंदर। ठीक है, और 1934 में इसका एक्ट बन गया था जिसे हम आरबीआई एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। क्या है? मुंबई में इसका क्या है? हेड ऑफिस है। तो HO यानी कि मुंबई में हेड ऑफिस है किसका? आरबीआई का। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे तो मुंबई में हेड ऑफिस है आरबीआई 1934 में क्या हो गया था? इसका एक्ट बन गया था। नेशनलाइजेशन कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। इसके साथ साथ आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने थे? तो ये बने थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे, वो भी 1935 में। दूसरे सेकंड नंबर पे सर जेम्स टेलर बने थे, ये भी याद रखिएगा। सर जेम्स टेलर दूसरे नंबर के बने थे 1937 में। और तीसरे बट फर्स्ट इंडियन, इसी के लिए मैं एक्चुअली बता रही थी, तीसरे बट फर्स्ट इंडियन जो बने थे इनका नाम था CD देशमुख। तो ये CD देशमुख जी बने थे। ठीक है, इसके बाद आरबीआई के करंट में कौन है? तो करंट में शक्तिकांत दास हैं, ये भी याद रखिएगा, शक्तिकांत दास हैं करंट में। और इसके बाद आरबीआई के जो फीमेल, आज तक कोई भी नो फीमेल आरबीआई गवर्नर टिल डेट, आज तक आरबीआई की हिस्ट्री में कोई भी फीमेल गवर्नर यानी कि महिला गवर्नर नहीं बनी है। ठीक है, तो आज तक की टिल डेट आज तक कोई फीमेल गवर्नर नहीं बनी आरबीआई की हिस्ट्री के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आरबीआई की ही, तो याद रखिएगा गाइस, हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा ही बनाई जाती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम आरबीआई करती है। आरबीआई को LOLR भी कहा जाता है यानी कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या होता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है कि आरबीआई जो होती है वो अंतिम ऋणदाता होती है। जब किसी भी बैंक को कहीं से XYZ लोन नहीं मिलता तो उसे लोन देने का काम आरबीआई करती है। ठीक है, तो जब किसी भी बैंक को XYZ कहीं से कोई लोन या पैसा वगैरह नहीं मिलता तो अंततः उसे आरबीआई लोन देती है। इसीलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। तो आरबीआई इज ऑल्सो नोन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, तो इसीलिए इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसे बैंकर टू द बैंक भी कहा जाता है, बैंकर टू द बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गवर्नमेंट का बैंक भी कहा जाता है, गवर्नमेंट बैंक्स, ये सारी चीज़ें इसे बेसिकली कहा जाती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की एक कमेटी भी होती है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं, जिसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 3 फ्रॉम आरबीआई।
ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 3 फ्रॉम आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के उसमें होते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ तक आप सभी को डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा, तो इतना सबको समझ आ गया। यहाँ पर एक वर्ड और लिखा हुआ है, दैट इज़ नाबार्ड। तो चलिए दोस्तों, कुछ नाबार्ड के बारे में भी पता कर लेते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म होती है नाबार्ड की। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। ठीक है, तो 1982 में की गई थी। ठीक है, तो सेबी की क्या फुल फॉर्म होती है? सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये फुल फॉर्म होती है किसकी? सेबी की। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म होती है। हेड ऑफिस कहाँ पर है सेबी का? तो सेबी का भी हेड ऑफिस मुंबई में है, नाबार्ड का भी हेड ऑफिस मुंबई में है, और आरबीआई का भी हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में है। तो ये सारे के सारे हेड ऑफिस कहाँ पर पड़ते हैं? मुंबई के अंदर बेसिकली पड़ते हैं। ओके गाइज, तो ये याद रखेंगे कि कहाँ पे इनके हेड ऑफिस पड़ते हैं, तो मुंबई में इनके हेड ऑफिस पड़ते हैं। तो इतना सबको क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद लगा पा रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि नाबार्ड जो है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था? तो नाबार्ड छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था, विच इज़ 1980 to 1985। ठीक है, आज तक भारत में 12 5 ईयर प्लान आ चुके हैं, विच इज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज दैट 1951 to 1956 तक चला था, जो कि हैरोल्ड डॉमर 1951 से 1956 तक ये प्लान चला था। ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल के अंडर में रह करके किया गया था। ये प्लान एग्रीकल्चर पर बेस्ड था, याद रखिएगा, किस पर बेस्ड था? एग्रीकल्चर पर। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। सेकेंड 5 ईयर प्लान की जब मैं बात करती हूँ, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो चली थी वो 1956 से लेकर 1961 तक चली थी ये, और ये औद्योगिकीकरण पर बेस्ड थी। किस पर बेस्ड थी? ये औद्योगिकीकरण पर बेसिकली ये पंचवर्षीय योजना बेस्ड थी। तो वेल गाइज, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यानी क्वेश्चन एंड डाउट, तो प्लीज़ टेल मी, आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इसी वर्ष 12 से 16 जनवरी के दौरान मनाए जा रहे परशुराम कुंड महोत्सव के बारे में कौन सा कथन सही है? ऋषि परशुराम को समर्पित यह हिंदू तीर्थ स्थल मणिपुर में स्थित है। लोहित नदी के इस स्नान पर्व को ईशानकोट का कुंभ भी कहा जाता है। इस तीर्थ स्थान इस तीर्थ का विकास 2021 से पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत किया गया था। ठीक है, तो ये प्रसाद योजना के तहत इसका विकास किया गया। तो क्या है ऑप्शन? तो परशुराम को ये समर्पित ये जो तीर्थ स्थल है, ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र पठार के बाद। तो ये यहाँ नहीं पड़ता, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, तो बी ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पे आप ये फोटो देख रहे हैं, परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ब्रह्मपुत्र पठार की स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल इसमें भक्त अपनी डुबकी लगाने आते हैं। यह लोकप्रिय त्यौहार पूरे नेपाल, भारत, आसपास के राज्य मणिपुर, असम में तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे यंग प्रोफेशनल स्कीम को भारत के किस राज्य के साथ मिलकर शुरू किया गया है? यंग प्रोफेशनल स्कीम यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, ब्रिटेन के साथ या जर्मनी के साथ? तो ये जो त्यौहार स्टार्ट किया गया है, भारत के यूके की सरकारों ने हाल ही में युवा पेशेवर योजना की शुरुआत करके प्रवासी भारतीय दिवस मनाया है। इस योजना को 18 से 30 आयु के, ठीक है, 18 से 30 ठीक है, यंग प्रोफेशनल स्कीम। इस योजना के तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के डिग्री धारक नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देगी। योजना प्रतिवर्ष 3000 के व्यक्तियों के लिए वीज़ा विनियमित की अनुमति देती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में, ठीक है, तो यहाँ तक गाइज आपको समझ आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यानी क्वेश्चंस एंड डाउट्स, सो प्लीज़ टेल मी, नहीं समझ आया या वट एवर, तो आप ये पूछ सकते हैं। ओके, तो जल्दी से पूछ लीजिए गाइज, किसी को भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ टेल मी।
ओके गाइस, तो चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है, विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसकी 53वीं बैठक 16 जनवरी से जर्मनी में शुरू हो चुकी है। इस वर्ष की बैठक का विषय खंडित विश्व में सहयोग। इसका मुख्यालय कोलोन्गी में है। देखिए, केवल 2 सही है, केवल एक सही है, ये क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, इसकी 53वीं जो बैठक है 16 फरवरी से जर्मनी में शुरू करी गई। इस वर्ष की बैठक का विषय खंडित विश्व में सहयोग है। इसका मुख्य लेक कोलोर्गी में स्थित है। तो ये देखिए, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इज करेक्ट। तो विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक आज यानी कि 16 जनवरी को स्विट्जरलैंड के देवोस में हो चुकी है। अगला सवाल आता है, सो गाइज अगला सवाल क्या बोल रहे हैं, भारत निम्नलिखित में से किस आईपीआर इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल राइट से मतलब सम्मिलित, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया है कि भारत निम्नलिखित में से किस आईपीआर से संबंधित सम्मेलन पर हस्ताक्षर करता है। यानी कि आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित सम्मेलन का हस्ताक्षर करता है। बर्न कन्वेंशन, बुदापेस्ट संधि, पेरिस कन्वेंशन, पेटेंट सहयोग संधि। तो निम्नलिखित में से किस आईपीआर से संबंधित सम्मेलन का हस्ताक्षर करता है। तो ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्न कन्वेंशन, बुदापेस्ट संधि, पेरिस कन्वेंशन, पेटेंट संयोग संधि। तो ये करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है कि भारत कई आईपीआर संबंधित सम्मेलनों का हस्ताक्षर करता है, जिसमें बर्न कन्वेंशन जो कॉपीराइट को नियंत्रित करता है, बुदापेस्ट संधि औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए, पेरिस कन्वेंशन और पेटेंट सहयोग संधि पीसीटी, ठीक है, तो पीसीटी के लिए है और जो कि विभिन्न पेटेंट मामलों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये विभिन्न पेटेंटेड मामलों को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। तो वेल गाइज, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आता है, जरगेव ओपन 2023 में हाल ही में भारतीय पहलवान अवन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है। ज़ाब्रेन ओपन 2023 में हाल ही में भारतीय पहलवान ने कौन सा पदक जीता है। तो टेल मी गाइस कि इसने अभी कौन सा पदक जीता है। तो पहला आता है स्वर्ण, रजत, कांस्य पद जीता है, केवल 1 और 2 जीता है। तो ठीक है, जरगेव ओपन 2023 में इसने जो पदक जीता है वो पदक जीता है, इसने कांस्य पदक बेसिकली जीता है। अगला क्वेश्चन आता है, जल्लीकट्टू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का सांडों को बस में करने वाला एक खेल है, जिसमें सांडों को बस में किया जाता है। इसे एक ऐसे खेल के रूप में मान्यता प्राप्त है तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु को सांडों को वश में करने वाला एक खेल है। इसे एक ऐसे खेल के रूप में माना जाता है जो देसी बैल की नस्लों के प्रजनन की प्रगति संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में जल्लीकट्टू आयोजनों के लिए सांडों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में जल्लीकट्टू आयोजन के लिए मामलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जल्लीकट्टू सांडों को काबू में करने वाला एक गेम है जो तमिलनाडु के हर साल जनवरी में पोंगल त्योहार के समय पे मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार का दावा है कि ये खेल देसी बैल की नस्लों के प्रजनन की संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। पशु कल्याण बोर्ड बनाम नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य में जल्लीकट्टू आयोजन और देश भर में बैलगाड़ी दौड़ के लिए सांडों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर,
According to budget 2023, how much capital has been allocated to Indian Railway? बजट 2023 के अनुसार भारतीय रेलवे को कितनी पूंजी आवंटित की गई है? तो 190 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 240 लाख करोड़। तो कितनी राशि आवंटित की गई है, ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि बेसिकली कितनी राशि का आवंटन किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू बजट, तो ये जो राशि का आवंटन किया गया है ये तकरीबन 2.40 लाख करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है फॉर द रेलवे बजट। ठीक है, तो यार अकॉर्डिंग टू बजट 2023, हाउ मेनी टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैव बीन सेलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट? तो 50 30 20 40, तो 50 को डेवलपमेंट के रूप में वो किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, विच स्टेट टेबुलस वॉन द पीपल्स चॉइस अवार्ड एट 74th रिपब्लिक डे परेड? तो 74th गणतंत्र परेड के में किस राज्य की झांकी ने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है? तो मध्य प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, या फिर गुजरात या महाराष्ट्र ने? तो ये जो पीपल्स की झांकी का जो अवार्ड जीता है ये जीता है गुजरात ने। ठीक है, तो याद रखिएगा गुजरात के अंदर मांडवा बीच पड़ता है, ये भी याद रखिएगा मांडवा बीच कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेयर इज द मांडवा बीच, तो दिस इज एट द मतलब गुजरात। मध्य प्रदेश की, अगर महाराष्ट्र की बात करती हूँ तो महाराष्ट्र इस समय पे बांध, सबसे ज़्यादा बांध जो हैं इंडिया के वो महाराष्ट्र में हैं, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में है और तीसरे नंबर पे गुजरात में है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद उत्तराखंड की बात करती हूँ, तो उत्तराखंड की जब हम बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में बेसिकली राजा जी नेशनल पार्क पड़ता है, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में पड़ती है, वैली ऑफ फ्लावर्स। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, कूना नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क में 8 साउथ अफ्रीकन चीता को इस बार लाया जा रहा है। ठीक है, 8 साउथ अफ्रीकन चीतास को इस बार लेके आया जा रहा है। ठीक है, 8 ये साउथ अफ्रीकन चीते एक्चुअली क्या है, इसके पहले भी नामीबिया से 12 लाए जा रहे हैं, 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से। ठीक है, तो ये भी कूना नेशनल पार्क में रोके गए थे। अभी ये जो 12 चीते आ रहे हैं जिसमें कि 5 मेल और 7 फीमेल हैं, ये चीते भी कूना नेशनल पार्क में रखे जाएंगे। तो ऐसा क्या है कूना नेशनल पार्क में कि कूना नेशनल पार्क को ही चुना जाता है, और भी बहुत ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। एक्चुअली कूना नेशनल पार्क में ऊंचे घास के मैदान हैं जो कि जानवरों के लिए बेहतर होते हैं। ठीक है, कूना नेशनल पार्क में ऊंचे घास के मैदान मिल जाएंगे। इसके साथ साथ कूना नेशनल पार्क में जो शेर होते हैं इनके खाने के लिए उचित भोजन का प्रबंध है। इन्हें जैसे कि बंदर, सांभर, नीलगाय, ये सारा खाना इनको चाहिए होता है, तो इनके इस चीज़ के प्रबंध हैं। इनके लिए बड़े बड़े बाड़े हैं, और साथ ही साथ कूना नेशनल पार्क से बगल से शिवपुरी के जंगल लगे हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ आसपास कोई स्थानीय लोग भी नहीं रहते हैं, तो ना तो चीता को कोई प्रॉब्लम है लोगों से, और ना लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी चीता से। ठीक है, तो ये बेसिकली है। तो वेल गाइज, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एनी क्वेश्चन एंड डाउट, सो प्लीज़ टेल मी। अगर आपसे कोई दिक्कत है या परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जहाँ तक मैं उम्मीद लगा पा रही हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें डेफिनेटली समझ आ गई होंगी। ओके, तो चलिए, हाल ही में किस राज्य में नीम के पत्तियों को डाइबैक रोग से प्रभावित हो गई? देखिए यहाँ पे ये डाइबैक रोग है, यहाँ पे ये नॉर्मल पत्तियां हैं और ये डाइबैक रोग से प्रभावित पत्तियां हैं। नीम जो कि एक खुद गुण से भरपूर है, तो कौन सी? उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ये तेलंगाना में हुआ था एक्चुअली। देखिए तेलंगाना के अंदर ये काम हुआ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये डाइबैक रोग नीम की पत्तियों को प्रभावित करता है और उन्हें खराब कर देता है। अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहली बार ये उत्तराखंड के देहरादून में ये रोग देखा गया था। ठीक है, तो ये हर साल नीम की पत्तियों को कहीं ना कहीं खराब कर ही देता है। देश भर में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो ये चेन्नई नंबर 1 पे है देश भर में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में। ओके गाइज, सो वेल, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अब इसको यहाँ तक ही रखेंगे और आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच गाइज। अगले सेशन में आपके साथ मुलाकात होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए भैया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तो अगली क्लास में मेरी आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू गाइज।